हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, एफिलिएटेड कॉलेज, जिनमें सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करिए। तो पहले मैं आप लोगों को सिलेबस इसका बता दूंगा, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूनिट आपको बता दूं ये ऐसे है, ऐसा बताऊंगा कि एकदम सेट हो जाए ब्रेन में। क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस एक बार ब्रेन में एकदम सेट होना चाहिए, ठीक है। इससे कि हमारा क्राइटेरिया फिट रहता है कि इतने के अराउंड रहना है। तो जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे जूलॉजी का। इसमें मेनली हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी है। मोलिकुलर बायोलॉजी बोलें तो इसमें जीन, आरएनए, डीएनए, किस तरह से डीएनए से डीएनए बनाओगे, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, फिर किस तरह से वो आरएनए जो बनेगा या एमआरएनए वो कैसे प्रोटीन को कोड करेगा, ये सारा ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन देखना है। फिर है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्निक्स। इसमें हम माइक्रोस्कोपी देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी, मतलब जो जैसे कि बहुत सारी इसमें टेक्निक पढ़ेंगे, जिससे डीएनए को हम कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल में मिला हुआ हो डीएनए तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे, प्रोटीन का सेपरेशन, आरएनए का सेपरेशन, वेस्टर्न ब्लोटिंग, साउदर्न ब्लोटिंग, साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग, एलाइजा टेस्ट, एलिजा भी बोलते हो जिसको, जो एड्स के लिए किया जाता है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सब आएगा। ये जो टेक्निक्स हैं बायोटेक्निक्स, और ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहली यूनिट जो है इसमें हमारी वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, प्रक्रिया। तो प्रोसेस वाले ही हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे हम लोग। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन क्या है, जीन के बारे में पहले पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो किस चीज़ का होगा, किसी भी प्रोटीन को, स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। देखो हमारी बॉडी बनी है सेल से, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर डीएनए लिपटा हुआ, उस डीएनए में क्या होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको हम जीन बोलते हैं। तो ये जीन के बारे में जब आपको पता चलेगा तभी तो आप आगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखोगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, जीन का ही होगा। आरएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए और डीएनए पॉलीमरेज। फिर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी, जो इसके फैक्टर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इनिशिएशन फैक्टर, जिसमें कि एक सिग्मा फैक्टर आता है, और लास्ट में टर्मिनेशन फैक्टर के रूप में रो फैक्टर आता है। किस तरह से वो और ट्रांसक्रिप्शन को आगे इलोंगेशन वाला उसी में बीच में आएगा टर्म, ठीक है, तो इसको समझना है। फिर फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मतलब जो पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, ये बाइंड करता है सिग्मा फैक्टर से, तब वो इनिशिएशन स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का, ये पढ़ना है। फिर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यही तीन चरण होते हैं मुख्य, ठीक है, यही तीन स्टेप हमको पढ़ना है। इनिशिएशन, जब पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर से बाइंड करेगा, उसके बाद में जब बाइंड करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होने के बाद में इलोंगेशन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन चलेगा। फिर टर्मिनेशन आएगा, एंड होगा ट्रांसक्रिप्शन का, तब जो है वो सिग्मा कारक हट जाएगा, उससे रो कारक जुड़ जाएगा, ओके। और तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन के तीनों स्टेप हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में देखने हैं। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन दूसरी तरीके से होता है, इसमें पॉलीमरेज एंजाइम दूसरी प्रकार के होंगे, कुछ और कोड कर रहे होंगे, यूकैरियोट्स में अलग होगा, तो ये हम डिफरेंस भी देखेंगे। सेकेंड यूनिट है हमारी, यहाँ इधर आपके मार्क्स भी दिखाए हुए हैं कौन सी यूनिट कितने की है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है, पहले हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, फिर सेकेंड यूनिट में ट्रांसलेशन का प्रोसेस। द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट होते हैं, आपको पता होगा, जैसे कि AUG, ठीक है, AUG,
UAA, UAG, ये सब क्या है, कोडोन्स हैं। इसके बारे में 64 कोडोन होते हैं, 64 21 टाइप के अमीनो एसिड से बने हुए 64 कोडोन होते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ट्रिपलेट होते हैं और अपरासित होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर राइबोसोम पे डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का क्या कराते हैं, प्रोटीन जब बनती है तो प्रोटीन, ये राइबोसोम की 2 सब यूनिट जो होती हैं, एक छोटी एक बड़ी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अलग अलग होते हैं, आपको पता है 70S 80S, उनकी सब यूनिट भी अलग अलग होती हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया था राइबोसोम में, तो इसको पढ़ना है। फिर फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन में फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनको पढ़ना है। अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए जो होता है ये एक्टिव नहीं होता है प्रोटीन बनाने के दौरान, तो इसको प्रोटीन बनने के दौरान इसको एक्टिव किया जाता है। इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव करोगे, मतलब अमाइनो एसाइलेशन करोगे, तब ये एक्टिव होगा। और टीआरएनए आइडेंटिटी, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है जो कि इसको एक्टिव करता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, उसी तरह से जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप थे वैसे ही ट्रांसलेशन में भी हैं। इसमें भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में तीनों स्टेप अलग अलग होते हैं, तो उनको हम अलग अलग सेपरेट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में देखेंगे। थर्ड यूनिट हमारी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो जीन एक्सप्रेशन पे बहुत बड़ा पार्ट है हमारा, लगभग 16 नंबर बन जाते हैं केवल जीन रेगुलेशन से। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, ये यूनिट थर्ड है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, लैक ओपेरान आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, टीआरपी ओपेरान भी इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। तो लैक और टीआरपी ओपेरान्स इन ई कोलाई बैक्टीरिया में ही हम इनका स्टडी करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई जीन खुद को एक्सप्रेस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोटीन को कोड कर रही, और उस कोड करने में क्रोमेटिन का क्या रोल है, ठीक है। यूकैरियोट में किस तरह से एक्सप्रेस करता है और प्रोकैरियोट में कैसे करता है, लैक ओपेरान वगैरह पढ़ना है इसमें। रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट और ट्रांसक्रिप्शनल, ठीक है, प्री और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे देखना है रेगुलेशन को। फोर्थ यूनिट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड, इसमें हमको क्या पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस और प्रोटीन फोल्डिंग एक्सेट्रा। देखो ये जो रेगुलेशन होता है, तो अगर यूकैरियोट की बात करें तो उसमें सीधे एमआरएनए नहीं बनता है, डीएनए से सीधे एमआरएनए नहीं बनता। प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में डीएनए से सीधे बन जाता है एमआरएनए, बट अगर यूकैरियोट की बात करें तो उसमें डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए, ठीक है। अब इसका संसाधन होगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद मॉडिफिकेशन होगा, फिर ये बदलेगा एमआरएनए में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है ये किस में पाई जाती है, ओनली यूकैरियोट में, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना है। इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, जीन साइलेंसिंग क्या होता है, और आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको आरएनए बोलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि सेंस और एंटी सेंस पे काम करता है। अगली यूनिट है इसमें यूनिट 5, प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक। इसमें माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशंस, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपीज, लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्स्टेंट माइक्रोस्कोपी, इनके नाम आप लोग पहले से ही सुन रखे होंगे। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कनफोकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसका तो नाम सुने ही होंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। तो ये जो यूनिट है ओनली माइक्रोस्कोपी पे बेस्ड है, और ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आगे एमएससी करके पीएचडी वगैरह करेंगे, रिसर्च में जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और वैसे भी जो प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती हैं, माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मान लो भी एमएससी करोगे या बीएससी थर्ड ईयर में ही हो सकता है आपके यहाँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल चीज़ें हैं, तो आपको हाई लेवल की मोलिकुलर बायोलॉजी में जब सेपरेशन वगैरह कराए जाएंगे, प्रोटीन का सेपरेशन करो, आरएनए का, डीएनए का, तो इसमें ये सब यूज होंगी, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता
ही होगा, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है किस तरह से, जो पीपीटी होती है नीचे बैठ जाती है, बाकी सोल्यूशन ऊपर होता है, अपने अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट ट्यूब में लेयर बन जाती हैं अलग अलग। मान लो एक ही में टेस्ट ट्यूब में आप कुछ मटेरियल लिए, उसमें प्रोटीन भी था, डीएनए भी था और उसी में न्यूक्लिक एसिड भी था, अलग अलग माइक्रोमोलिक्यूल्स थे, तो उनका जब सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो अलग अलग लेयर में बैठ जाएंगे, जिससे आप उनको सेपरेट कर सकते हो। तो और क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो ये सब पहचानने की, सेपरेट करने की टेक्निक्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप और इसके टाइप देखना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है, अपघर्षण पे, आपको पता होगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। टाइप्स इसके देखने सेंट्रीफ्यूगेशन के, हाई स्पीड और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, दो टाइप के होते हैं। एक हाई स्पीड होता है जिसमें बहुत तेज़ नचाना पड़ता है टेस्ट ट्यूब को, और एक होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। टाइप्स ऑफ रोटर्स, वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल एक्सेट्रा, 3 टाइप के होते हैं। ये टाइप देखने हैं रोटर्स के। प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज, जेल फिल्टरेशन, HPLC एफिनिटीज़, ठीक है। तो इतनी पढ़नी। इसमें लेयर वाली जो थिन लेयर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये 11th में आप केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ चुके हो, उतना डिटेल में नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में आप ज़रूर पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगली यूनिट है इसमें 7th यूनिट, इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स पढ़नी है। कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, बेयर लैम्बर्ट लॉ, ये इसमें जो है इक्वेशन भी आएंगे, समीकरण होंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बेयर लैम्बर्ट लॉ जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर आधारित होता है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। वैसे अब इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, वरना ये सारी चीज़ें आपको BSc में केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ती थी। जो बेयर लैम्बर्ट लॉ है ये आपको 3rd ईयर में, BSc 3rd ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता था, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में, बेयर लैम्बर्ट लॉ और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वगैरह। लेकिन अब सिलेबस चेंज हुआ, इसलिए इसमें भी पढ़ाया जाएगा। बायोकेमिकल टेक्निक्स पढ़नी है। मेजरमेंट ऑफ pH को कैसे आप मापोगे, आसान चीज़ें हैं, आपको मैं बताऊँगा, समझाऊँगा अच्छे से, आप लेबोरेटरी में भी ये माप सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सॉल्यूशंस, बफर और सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बफर जानते हो ब्लड जो हमारा होता है, रक्त, वो भी एक प्रकार का बफर ही है, तो बफर के बारे में जानना कुल मिला के हमारे जूलॉजी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं सभी। मेजरमेंट एप्लीकेशंस एंड स्टेटिव मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स। लास्ट यूनिट हमारी 8th यूनिट है, और जो कि 8 ही नंबर की है, तो इसमें मोलिकुलर टेक्निक्स पढ़नी है। न्यूक्लिक एसिड का फ्रैक्शन कैसे आप करोगे, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, DNA सीक्वेंसिंग, किस तरह से DNA सीक्वेंसिंग करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, प्राइमर डिजाइनिंग, मतलब किस तरह से आप प्राइमर को बनाओगे। आप देखोगे कि PCR में प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत जगह हमको प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, तो प्राइमर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। प्राइमर होते क्या हैं, ये छोटे से फ्रेगमेंट होते हैं DNA का। DNA वैसे तो डबल हेलिकल होता है, लेकिन सिंगल हेलिकल जो होता है, ये डबल हेलिकल DNA होता है। ये इतना सा पार्ट मान लो सिंगल हेलिक्स का, इसको प्राइमर बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका कुछ भी कोडोन हो सकता है, मान लो इस पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन इस तरह से लगा, तो इसको हम प्राइमर बोल देते हैं छोटा सा। तो इसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है लेबोरेटरी में, ये आपको पढ़ाया जाएगा। DNA फिंगर प्रिंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस और RFLP, ठीक है। तो ये पार्ट कहीं ना कहीं आप इससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हो, और आप खुद सोचो कितना इसमें आनंद मिलेगा आपको पढ़ने में, कि आप DNA का एक पार्ट लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल बना दे रहे हो। समझ रहे हो बात, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, आप DNA की सिंथेसिस कर दे रहे हो लैब में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मोलिकुलर क्लोनिंग क्या होती है, जीनोमिक लाइब्रेरीज, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स। जीन ट्रांसफ़र टेक्निक में जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन है, जीन गन होता है। तो जो ह्यूमंस में मतलब जो एनिमल्स हैं, तो ऑल एनिमल के बाद अगर करें तो उसमें माइक्रो इंजेक्शन वगैरह यूज होते हैं। बाकी जो प्लांट होते हैं, प्लांट में दूसरी टेक्निक है। तो यहाँ हम जीन ट्रांसफ़र की वो टेक्निक पढ़ेंगे जो एनिमल के लिए यूज होती हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन और
माइक्रो इंजेक्शन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, बाइवेलेंट कैटायन का यूज करते हैं, हम उसको बर्फ़ पे रखते हैं, डीएनए को फिर सेल को फिर हीट करते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पर, फिर देन उसको बर्फ़ पे रख के ठंडा करते हैं और कैल्शियम आयन को उस पर इंसर्ट कराया जाता है, जिससे कि उसमें पोर बन जाते हैं और डीएनए भी अंदर चला जाता है। ये माइक्रो इंजेक्शन है, इससे डायरेक्टली हम न्यूक्लियस के अंदर अंतःक्षेपित करते हैं। तो ये सारी टेक्निक भी पढ़ाई जाएंगी आपको। डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, किस तरह से आप प्रोटीन का डिटेक्शन करोगे, ठीक है। एलाइजा टेस्ट क्या होता है, जो कि हम एड्स के लिए आजकल बहुत यूज़ करते हैं, पीसीआर भी यूज़ करते हैं। और वेस्टर्न ब्लोटिंग और हाइब्रिडोमा टेक्निक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इतनी 8 यूनिट हमारी कंप्लीट होती हैं इस तरह से। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं, मोलिकुलर टेक्निक्स पढ़नी है 8 वाली यूनिट में। 7th यूनिट में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं। 6ठी यूनिट में हमको सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी तरह से 5th यूनिट में प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी जो होती हैं, और 4th यूनिट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 2nd, और 3rd यूनिट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 1st। 2nd यूनिट में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और 1st यूनिट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह से हमारा सिलेबस इतना है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, क्योंकि 8 यूनिट में मतलब भर की चीज़ें पढ़नी है। तो आराम से हम स्टार्ट करेंगे, डिटेल में समझते हुए चलेंगे। हर एक टॉपिक पे 1-1.5 घंटे का आपको लेक्चर मिलेगा, हर एक टॉपिक पे, यूनिट पे नहीं, यूनिट पे तो हर एक यूनिट पे लगभग 8 से 10 लेक्चर आपको मिलेंगे। तो कंप्लीट हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे और भविष्य में आप सारी इन चीज़ों का डेली लाइफ में यूज भी करेंगे, अगर लेबोरेटरी में यूज भी करेंगे, ठीक है। तो इसको मेन पढ़ने का मकसद यही है कि आप लेबोरेटरी में इन चीज़ों को यूज कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।